कवर करेंगे सेंट्रलाइजेशन, बट मैं आपको आज टॉपिक वाइज नहीं करवाऊंगी, मैं आपको एज अ क्वेश्चन किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा और साथ के साथ उसकी अटेम्प्टेशन एंड देन कैसे आप उसको अंडरस्टैंड करोगे फुल फ्लेज, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगी। मुझे जैसे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आते थे और आ भी रहे हैं कि मैम बहुत अच्छा आप एक्सप्लेन कर रहे हो और हमें ये बताइए कि किस तरीके के क्वेश्चंस और आ सकते हैं। तो मैंने आपके लिए ही इजी किया है अब, ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपकी बुक में कैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, फिर मैं इन सब का क्रक्स निकाल के एक स्टेटमेंट रेडी कर रही हूँ, मतलब एक क्वेश्चन बना रही हूँ, उस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, ठीक है, किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करोगे, ये सारा कुछ मैं आपको लेक्चर वाइज बताया करूँगी। अब रेगुलर बेसिस पे हम इसी तरीके से ही स्टडी करेंगे, ठीक है। तो होंगे वही टॉपिक्स, लेकिन क्या है कि आपको पहले पता होगा कि क्या क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में भी कैसा क्वेश्चन आना है, एंड उसके बाद क्या है कि हम किस तरीके से उसको जो है एक्सप्लेन करेंगे या कैसे उसको हमने समझ के लिखना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, डिफाइन सेंट्रलाइजेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्टिंग सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। आपकी बुक में भी इसी तरीके से ही क्वेश्चन था कि सेंट्रलाइजेशन क्या है एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, एंड देन डिस्कस द फैक्टर्स, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, पहले जो मेन चीज़ थी उसको मैंने नोट डाउन किया, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन जब आपने मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है देन ऑटोमेटिकली इजी वे में आप समझ जाओगे कि किस तरीके से उसके एडवांटेजेस बन सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, समझने वाली मेन बात क्या है, सबसे पहले कि आपको सेंट्रलाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, फैक्टर इफेक्टिंग सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी को, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी को, राइट। अब इसके बाद हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को स्टडी करेंगे, जो क्या है आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएंगे समझने एंड लर्न करने, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे है यहाँ पे मैंने लिखा डिफाइन सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मीनिंग के साथ उसकी डेफिनेशन देनी है, ठीक। पहले लिखा मीनिंग, ठीक है, देन मीनिंग की 4 लाइन्स आपने लिखनी है, ठीक है। देन उसके बाद डेफिनेशन, एक डायग्राम बनाओगे एज इट इज़, जैसे मैं आपको हमेशा लेक्चर्स में बताती हूँ, एंड देन उसके बाद मैं आपको एक और नई चीज़ बताने वाली हूँ, ठीक है, यहाँ पे कि एग्जाम्पल को आप और कैसे नए तरीके से अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जो देखने में भी अच्छा लगे और इम्प्रेसिव लगे एंड आपके मार्क्स भी वो लाएंगे, ठीक। अब देखिए मीनिंग में क्या लिखना है, इट मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ सिंगल मैनेजर, ठीक है। सिंपल सा एक लाइन में मतलब समझिए क्या है सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। क्या है कि सेंट्रलाइजेशन का मेनली जो फोकस है या एक हम मोटिव कह सकते हैं, वो क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या है सिंगल हैंड्स में होती है। सिंगल हैंड का यहाँ पे क्या मतलब है, एक हेड, ठीक है, जैसे कल भी मैंने बताया था, या फिर मैनेजर या पर्टिकुलर कोई ओनर भी हो सकता है कोई बिजनेस यूनिट का, ठीक है, वो अपना पर्टिकुलर बिजनेस चला रहा है, ठीक है, और क्या है 2 या 4 बंदे अपॉइंट करके, ठीक, जितना भी क्या है मैनेज हो सके अच्छे से एक बंदे से वो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट। तो कहने का मतलब यही है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब सिंगल हैंड्स में डिसीजन मेकिंग पावर होती है एंड बाकी सारे उसको ओबे करते हैं, ठीक है, मानते हैं, तो वो क्या है सेंट्रलाइजेशन है। दोबारा रीड कर रही हूँ, इट मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ सिंगल मैनेजर और स्मॉल ग्रुप ऑफ मैनेजर्स एंड ऑल द सबॉर्डिनेट्स आर इम्प्लीमेंटिंग दोज डिसीजंस, ठीक है, सभी क्या है उस डिसीजन, जो भी पर्टिकुलर डिसीजंस मैनेजर्स लेते हैं उनको ओबे करते हैं, राइट। अब दूसरी बात, एज द प्रोफेशनल स्कोप ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड, so a single manager can perform all the managerial functions and run the operations of the organization successfully, ठीक है। जहाँ पे क्या है ऑपरेशनल स्कोप जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बिजनेस कंसर्न या ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है स्मॉल लेवल पे जिसके ऑपरेशंस रन होते हैं या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, वैसी ऑर्गेनाइजेशंस में सेंट्रलाइजेशन जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, या हम ये कह सकते हैं उसका स्कोप जो है वहाँ पे ज़्यादा वाइडर है, ठीक। ये तो था मीनिंग का पार्ट। अब देखिए डेफिनेशन, ठीक है,
सेम एज इट इज़ जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है, अपने ऑथर के जो भी आपको अच्छा लगे, सही लगे, अकॉर्डिंग टू दैट आप उस ऑथर की डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने हेनरी फ्योल की डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन क्या कहती है, एवरीथिंग विच गोज़ टू इंक्रीज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट्स रोल। जहाँ पे क्या है, सबॉर्डिनेट का रोल्स जो है, उसके जो रोल्स हैं, ठीक है, सबॉर्डिनेट्स के जो रोल्स हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। तो देन कहते एवरीथिंग विच गोज़ टू रिड्यूस इट इज़ सेंट्रलाइजेशन। सीधा सीधा मतलब यही है ये वाली लाइन का और इसका, ठीक है, जो निचोड़ है वो इस डेफिनेशन में निकल रहा है कि जहाँ पे सबॉर्डिनेट्स के जो रोल्स हैं, ठीक है, उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इट मीन्स वहाँ पे क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो स्कैटर हो गई, ठीक है। तो जहाँ पे सबॉर्डिनेट्स के जो रोल्स हैं वो लिमिटेड हैं एंड दे आर हैविंग वेरी लिमिटेड पावर टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क, ठीक है। एंड जो भी वर्क होता है वो सुपीरियर के द्वारा ही दिया जाता है, जो भी टास्क वही सबॉर्डिनेट्स परफॉर्म करते हैं, वो सेंट्रलाइजेशन होता है, राइट। तो डेफिनेशन ये है, आपको जिस भी ऑथर की डेफिनेशन अच्छी लगे आप लिख सकते हो। वैसे ये भी बहुत ईजी है। उसके बाद ये देखिए एक छोटा सा डायग्राम, ठीक, वेरी वेरी ईजी। यहाँ पे मैंने लिखा डिसीजन मेकिंग एट वन प्लेस, ठीक है, एक ही प्लेस पे डिसीजन मेकिंग हो रही है। मतलब सेंटर में जो बंदा है, ठीक है, वो क्या है, मैनेजर जी बैठे हुए हैं और जो आसपास हैं वो क्या है, इंडिविजुअल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हम कह सकते हैं, या सबॉर्डिनेट्स कह सकते हैं, जो इस महाशय के अंडर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, इन जो भी डिसीजंस हैं जो ये मैनेजर साहब ले रहे हैं, तो देन क्या है, उनको वो मान के चलते हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही इजीली ये चीज़ समझ आ गई है। अब देखिए आगे, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैकडोनल्ड का आपको दिख रहा होगा साइन, अब मुंह में पानी भी आ रहा होगा, ठीक है। मैंने कुछ बर्गर बनाने की भी कोशिश करी है यहाँ पे, ठीक है, तो देख के हंसी भी आ रही है क्योंकि मेरी ड्राइंग वैसे इतनी अच्छी नहीं है, बट मैंने कोशिश करी है आपको अकॉर्डिंग टू दैट समझाने की, ठीक है। तो मैकडोनल्ड में देखिए क्या है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन है। मतलब जो भी, जैसे आप भी जाते ही होंगे, ठीक है, देखते भी होंगे कि जब मैकडी, चाहे आप दिल्ली में चले जाओ, ठीक है, चाहे आप जलंधर चले जाओ, लुधियाना चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे बर्गर का जो टेस्ट आपको दिल्ली में मिलेगा, सेम वही टेस्ट जलंधर में होगा, वही लुधियाना में होगा। अब वो कैसे है, ठीक है, उसका क्या मतलब है कि जो रेसिपीज़ है, ठीक है, या जो भी पर्टिकुलर वे है बर्गर बनाने का, ठीक है, वो क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, मैनेजमेंट है, उनके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली ही वो सारी चीज़ें जो है बनती है, मैनेज होती हैं, ठीक है, कि किस तरीके का पिकल यूज़ होगा, कौन सी जो टिक्की है वो यूज़ होगी, ठीक है, कैसा जो सैलड है वो यूज़ होगा और कितनी क्वांटिटी होगी। हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड फिक्स है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ऑलरेडी फिक्स किया है, चाहे फ्रेंचाइजीज वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हो, ठीक है। जो रेसिपी है, ठीक है, जो बर्गर्स जो है, चाहे वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या है, वो सेम होगी, ठीक है, एंड टेस्ट भी जो है वो सेम होगा। उसका कारण क्या है कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो एक ही पर्सन के पास है, ठीक है, एंड वो क्या है, वही डिसीज़न अपने, मतलब जो भी पर्टिकुलर आउटलेट्स या हम ये कहते हैं कि उनकी फ्रेंचाइजीज़ हैं, ठीक है, जगह जगह पे, तो हर एक जगह पे वो अपने ही डिसीजंस के लिए वर्क, मतलब जो भी वो पर्टिकुलर डिसीजंस दे रहा है, ठीक है, सबॉर्डिनेट्स जो हैं या फिर मतलब जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, मैकडी के साथ जुड़े हुए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वर्क करते हैं, ठीक है। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, या सपोज हम ये कहते हैं शेफ़ रखे हुए हैं उन्होंने, ठीक है, बर्गर्स बनाने के लिए, या बंदे जो भी अपॉइंट किए हैं, तो क्या है, उनकी रेसिपी के अकॉर्डिंगली ही वो चलते हैं, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी है, द एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ पिकल्स इज़ पुट ऑन ईच बर्गर नो मैटर वेयर यू आर इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हो, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ पिकल्स जो है वो बर्गर में ऐड ऑन होंगे वो हर एक जगह आपको वैसे ही वैसे मिलेंगे, ठीक। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको करवाऊंगी आगे फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है।
देखिए ऑर्गेनाइजेशंस में ना मैनेजमेंट जो है सम टाइम क्या है सेंट्रलाइजेशन के लिए ज़्यादा विलिंग होती है, ठीक है, क्योंकि क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफ़ेक्टिवली रन करना है, कैसे फंक्शंस परफॉर्म होने हैं, ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन अच्छी बनी रहे। सो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या है पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को बाय अडॉप्टिंग द सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो वो कुछ पॉइंट्स हैं, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसे फर्स्ट है फॉर अचीविंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन, ठीक है। जब क्या है कि मैनेजमेंट ये चाहती है कि हर एक जो काम है उसमें यूनिफॉर्मिटी आए, सेम डिट्टो सेम उसी मैनर में परफॉर्म हो जैसे ऑर्डर दिया गया है, जैसे टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, या जैसे हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट हर एक फंक्शन अच्छे से परफॉर्म हो, ठीक है। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि जैसे यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल जो है वो मेनली ज़्यादा इसमें जो है फोकस करता है, क्योंकि क्या है कि इसमें एक ही हेड है, एक हेड के द्वारा दी गई डायरेक्शन एंड उसका ऑर्डर वो सभी के सभी इंडिविजुअल्स जो ऑर्गेनाइजेशन में उनके अंडर वर्क करते हैं वो मानते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि एक ही डायरेक्शन में सभी वर्क करते हैं, तो जो भी एक्शंस जो भी फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी आती है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट फैसिलिटेटिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें भी यही है कि जो भी पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म हो रहा है सेम मैनर में अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज़ रूल एंड रेगुलेशंस परफॉर्म हो। देन है थर्ड पॉइंट फॉर प्रमोटिंग पर्सनल लीडरशिप। जैसे मैनेजर है ना, मैनेजर को अगर नंबर ऑफ़ टास्क दे दिए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, देन क्या है कि वो उसकी जो पर्सनल लीडरशिप है उसको भी प्रमोट किया जाता है, क्योंकि वो क्या है उसकी एक एबिलिटी होती है, एक कैपेसिटी बन जाती है कि उसने किस तरीके से कंट्रोल करना है अपने ओवरऑल जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं और कैसे उनको सही डायरेक्शन में वर्क करवाना है, ठीक है। देन है फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट फॉर हैंडलिंग एमरजेंसीज, ठीक है। एमरजेंसी केसेस में, ठीक है, जब कोई डिसीज़न लेना है या कुछ चेंजेस करनी है तो देन सेंट्रलाइजेशन में इजी रहता है, क्योंकि मैनेजर जिसने पहले डिसीज़न लिया था सेम वही अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, क्या है उस डिसीज़न को चेंज कर सकता है, ठीक है, उसको जैसे भी है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस उसको थोड़ा सा मोल्ड कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है नंबर ऑफ़ पर्सन्स की राय लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ज़्यादा कोई है अपने व्यूज़ देते हैं या सजेशंस देते हैं तो सम टाइम वो पर्सन कंफ्यूज हो जाता है। तो सेंट्रलाइजेशन में बेसिकली क्या है एक ही करता धरता है भाई, एक ने ही डिसीज़न लेने हैं, उसकी बात कोई सभी ने मानना है। तो देन इफ़ अ मैनेजर इज़ कैपेबल टू डू सो, तो देन क्या है अकॉर्डिंग टू दैट हर एक वर्क जो है अच्छे से परफॉर्म होगा। और अगर एमरजेंसी में कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अगर जो प्री डिटरमाइंड गोल्स थे उनमें जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे थे उसमें कुछ चेंजेस करनी है अकॉर्डिंग टू चेंजेस द इन्वायरमेंट, ठीक है, तो देन अकॉर्डिंग टू दैट वो डिसीज़न जो है अच्छे से ले सकता है। तो ये फैक्टर्स हैं जो क्या है पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करते हैं एक मैनेजमेंट को अगर क्या है सेंट्रलाइजेशन को वो अडॉप्ट करती है, राइट। अब है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? यूनिफॉर्मिटी, सेम जैसे हमने पढ़ा कि हर एक वर्क जो है अच्छे से परफॉर्म होता है, यूनिफॉर्मिटी आती है क्योंकि एक ही हेड से मिला हुआ टास्क है, एक ही हेड का ऑर्डर है और उसी की कमांड को सभी फॉलो कर रहे हैं। देन है कोऑर्डिनेशन, सभी में कोऑर्डिनेशन बनती है क्योंकि सभी क्या है एक टीम में काम करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक। देन है इकोनॉमीज़। अब यहाँ पे इकोनॉमीज़ का क्या मतलब है? जब क्या है, मैं सीधी सी लैंग्वेज में आपको मतलब समझाती हूँ। देखिए जब क्या है परचेजिंग ऑर्डर लगाना है, सपोज रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, ठीक है, जिसने क्या है वो ऑर्डर प्लेस करना है, तो उसको किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं, उसको पता है वो अपने डिपार्टमेंट्स हैंडल कर रहा है, उसको ये पता है कि कब किस टाइम पे कितनी रिक्वायरमेंट जो है होगी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को या उस पर्टिकुलर सेक्शन को, ठीक है, चीज़ों की, ठीक है, या रॉ मटेरियल की। जैसे यहाँ सपोज मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल ही दे देती हूँ। ग्रॉसरी स्टोर है छोटा सा, ठीक है, उसका जो ओनर है, ठीक है, उसने 4 बंदे रखे हुए हैं काम करने के लिए, राइट, और क्या है एक उसकी शॉप है और उसने क्या है उसको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, जैसे ग्रॉसरी का या वो स्नैक्स का, ऐसे कोल्ड ड्रिंक का अलग अलग ऐसे बनाए हुए हैं। लेकिन क्या है वो डिसीज़न खुद लेता है, वो खुद चेक करता है कि कितना स्टॉक रह गया है और कितना आगे मैंने और परचेज़ करना है। तो इसमें क्या है कि सारे का सारा डिसीज़न जो है उसी के ऊपर होता है और उसको पता होता है कि आने वाले टाइम में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो देन जब क्या है
बल्क में चीज़ एक ही बारी ऑर्डर करने से आ जाती है तो देन क्या है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या और अदर खर्चे जो हैं, ठीक है, वो क्या है कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू बार बार ऑर्डर लगाने के। ठीक है, फिर उसमें क्या है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है, जो भी ऑर्डर प्रोसेसिंग है उसमें भी जो भी चार्जेस हैं वो लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इसीलिए क्या है अगर सेंट्रलाइजेशन है तो क्या है उसमें ये पॉजिटिव पॉइंट है कि कॉस्ट कटिंग जो है वो होती है। ठीक, एंड देन उसके बाद है फैसिलिटेट इवैल्यूएशन। अब इसका क्या मतलब है, फीडबैक। ठीक है, कि जब आपके एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू आपके बनाई हुई पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, मेथड्स, टेक्निक्स को अडॉप्ट करके कोई भी वर्क करते हैं तो देन आप उनसे डायरेक्टली जो है रिपोर्टिंग करते हो, तो देन वन बाय वन आपको ये पता लगता है कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, कहाँ पे वो स्टैंड कर रहे हैं, किस लेवल पे उन्होंने आउटपुट दी है और उनकी एफिशिएंसी क्या निकल के आई है। देन उसके बाद है डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट पॉइंट देखिए कितना सिंपल है, नॉट सूटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता ही है, ठीक है, हम जब से हमने सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग स्टार्ट किया था, पढ़ा था, हमने एक दो बारी इसको डिस्कस कर लिया है आई थिंक। ठीक है, तो वेरी वेरी सिंपल कि ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है सूटेबल नहीं है, क्योंकि अगर बड़े लेवल पर जियोग्राफिकल लेवल पे वर्क होता है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंचाइजीज या आउटलेट्स ओपन होते हैं, या हम ये कहते हैं कि जो वर्क है ना, मतलब जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो क्या है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली वर्क होते हैं, मतलब हर एक वर्क जो है उसकी स्पेशलाइजेशन अलग है और काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, हमारी जो एम्प्लॉयज़ है हमारे, ठीक है, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली या मतलब उनके जो काम करने का तरीका है या लेवल है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या है अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करते हैं डिवीज़न करते हैं वर्क की भी, एम्प्लॉयज़ की भी। ठीक है, तो देन क्या है कि सेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। आगे है ओवरबर्डन ऑन फ्यू। ओवरबर्डन ऑन फ्यू का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे सेंट्रलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि फ्यू मैनेजर्स के पास पावर होती है डिसीजन लेने की ना, सेम वही चीज़ यहाँ पे है, फ्यू वर्ड इसीलिए यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, कि ओवरबर्डन हो जाता है जब क्या है डिसीजन मेकिंग पावर फ्यू हैंड्स में होती है। ठीक, कि जब कुछ लोग जो है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं तो देन क्या है ओवरबर्डन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ को संभालना, स्पेसिफिकली उसको देखना, ठीक है, क्या उससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो सकती है, कैसा वर्क परफॉर्म करना है, एम्प्लॉय क्या कर रहा है, एंड सो मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना तो क्या है ये थोड़ा सा बर्डन वाला काम हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है सेंट्रलाइजेशन का। देन है नो पॉसिबिलिटी फॉर स्पेशलाइजेशन। वही बात जैसे डिसेंट्रलाइजेशन में मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट वाइज सेपरेट वर्क के अकॉर्डिंगली हम क्या है सेपरेट कर देते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ को उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंगली, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, एंड ठीक है इस तरीके से, या फिर बड़े लेवल पे वर्क हो रहा है तो देन क्या है कि अगर सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन वर्क नहीं करती। वहाँ पे जो एज इट इज़ एक मैनेजर ने अकॉर्डिंग टू हिज डिसीज़न, ठीक है, जितना एक लिमिटेड दायरा है उसी में रह के ही वर्क करना है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन जो है वो लिमिटेड ही रह जाती है। उसके बाद है डिले इन ऑपरेशंस। जब एक ही बंदा सारे डिसीजंस लेगा, ठीक है, पहले सब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, देन धीरे धीरे क्या है उसको सॉर्ट आउट करके देन ये उसका कोई क्रक्स निकालेगा, देन उसके बाद फ्यूचर की जो भी प्रेडिक्शंस है वो उसको बेस रख के फिर करेगा आगे। ठीक है, तो एक अकेला बंदा जब इतने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा तो एक एग्जैक्ट डिसीजन लेने में डिले तो होगा ही। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है सेंट्रलाइजेशन का। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये तरीका भी अच्छा लगा होगा पढ़ने का। ठीक है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको अच्छा लगा या नहीं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। What do you mean by decentralization? Explain या write advantages and disadvantages of decentralization। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, सो देखने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहें कि वो कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम इसको देखते हैं। जैसे हमने सेंट्रलाइजेशन कल क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही एज इट इज़ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने एक्सप्लेनेशन करनी है इसमें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू द डिस्पर्जन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, पहली लाइन से ही मीनिंग क्लियर हो रहा है कि क्या है, अथॉरिटी को हमने बांट देना है। ठीक,
और डिसीजन मेकिंग पावर एंड डिसीजन मेकिंग पावर, जहाँ डिसीजन मेकिंग पावर या अथॉरिटी, ठीक है, दोनों को क्या है हमने सेपरेट करना है, बांट देना है इन द होल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू दी लोअर लेवल मैनेजमेंट, राइट। उसके बाद मैनेजर्स एट एवरी लेवल कैन टेक देयर डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में मैंने जो हमारी कल से पहले वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जब मैंने इंट्रोडक्शन दी थी, तो डिसेंट्रलाइजेशन में भी बेसिकली क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर जो एक पावर है, ठीक है, उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग ऑल दी डिपार्टमेंटल जो भी इंडिविजुअल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, ठीक है, या वो ऑर्गेनाइजेशन के जैसे मैनेजर्स हैं, ठीक है, उनको तो हम क्या कर देते हैं, एक सेपरेट एक टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है अपनी एब्सोल्यूट जो पावर है उसको आगे डिस्पर्जन कर देती है उसका, ठीक है, उसको डिवाइड कर देती है अमंग द डिपार्टमेंटल हेड। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़े लेवल पे वर्क कर रही है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं एंड सो मैनी इंडिविजुअल्स जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या आता है कि हर एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो अपने हिसाब से, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, वो अपने डिपार्टमेंट के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस किस मेथड को अडॉप्ट करके काम कैसा करना है, कौन उस पर्टिकुलर वर्क को करेगा, हर एक चीज़ के बारे में प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग वो इंडिपेंडेंटली खुद करता है। देन कैन फॉर्मुलेट अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ बनाता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ही सेम, एंड देन मेक एफर्ट टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, फिर जो उसके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली जो ऑब्जेक्टिव बनता है उसको अचीव करता है, एंड देन क्या है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी हेल्प करता है। देन उसके बाद आपने डेफिनेशन लिखनी है। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू अ सिस्टमेटिक एफर्ट्स टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल all authority except that which can be exercised at central points, ठीक है। सेम वही बात जैसे हमने पहले मीनिंग में पढ़ा, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमने क्या है अपनी अथॉरिटी को आगे बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है टू दी अदर पर्सन। एक मैनेजर जो है वो अपने इंडिविजुअल जो सबॉर्डिनेट्स काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको क्या है ड्यूटीज़ देते हैं, ठीक है, उनको क्या है पावर भी देते हैं काम करने की, पर्टिकुलर टास्क जो है वो दिए जाते हैं काम करने के लिए। ऐसे टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो अगर उसके पास नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स है तो हर एक डिपार्टमेंट का वो हेड जो है बनाते हैं एंड उस हेड को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, ठीक है, एंड पावर देते हैं डिसीज़न लेने की, ठीक है, सो दैट कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिस भी डिपार्टमेंट से वो बंदा बिलोंग कर रहा है, ठीक है, उसको हेड मान के और उसको ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्या है पावर देते हैं कि वो ही क्या है अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचे और कैसे उसमें फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ये सारा कुछ क्या है इंडिपेंडेंटली वो मैनेजर ही तय करता है, ठीक। अब उसके बाद मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल दी है आपको, ठीक है, हमारे इंडिया में भी डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, जैसे अब देखिए गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग एंड लोकल गवर्नमेंट अलग, तीनों के फंक्शंस जो है वो डिफरेंट है, ठीक, हर एक लेवल पे, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से अपनी कैपेबिलिटी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग करती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी स्टेट के लिए, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने नेशन के लिए, एंड देन लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपने लोकलाइज एरियाज़ में, ठीक है, या सोसाइटी के लिए वर्क करती है, ठीक। उसी तरीके से आगे मैंने एक और छोटा सा डायग्राम बनाया है, जस्ट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने एग्जांपल दी है यहाँ पे कंपनी की जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है, आप सब भी इसी से फेमिलियर हो, ठीक है, सुना हुआ है आपने नाम इसका, ठीक है, जिसमें बेबी प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो कंपनी है इसमें जो मेजर 3 कैटेगरीज़ आगे हैं, ठीक है, जिनमें अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कंज्यूमर बिजनेस है, मेडिकल डिवाइसेस हैं एंड फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, ठीक है। तो तीनों के तीनों क्या है डिफरेंट बिजनेसेस हैं और क्या है डिफरेंट सिटीज़ में लोकेटेड हैं एंड क्या है इसमें जो वर्क होता है वो भी डिफरेंट होता है
फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। जैसे अब कंज्यूमर बिजनेस है, जैसे आप इसमें स्किन या हेयर प्रोडक्ट्स एंड बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, वो चीज़ इसमें आती है। देन मेडिकल डिवाइसेस, हॉस्पिटल्स में जब ऑपरेशंस के टाइम जो टूल्स यूज़ होते हैं वो टूल्स, ठीक है, जो मशीन्स है वो जॉनसन एंड जॉनसन बनाती है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, ठीक है, जिसमें क्या आता है, लिस्ट्रिन, ठीक है, आपने सुना है, माउथ वॉश। एंड देन उसके बाद क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश, ठीक है, पिंक कलर का होता है और ब्लू कलर का कैप उसका, शायद आपने देखा भी होगा एंड ऐड भी आती है, और वैसे भी बहुत ही फेमिलियर प्रोडक्ट है ये। उसके बाद है बैंड एड ब्रांड लाइन ऑफ बैंडेजेस, ठीक है, ये बैंडेजेस भी बनाते हैं एंड सो मैनी मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मैंने क्या है इसका निचोड़ निकाल के एक तरह से आपको एग्जांपल बनाकर दी है यहाँ पे कि जॉनसन एंड जॉनसन जो है ये क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज, राइट। सो आई होप आपको डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करेंगे, देन उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, तो उसको देखने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहें। फिर मैं बताऊंगी आपको कि वो कौन सा क्वेश्चन है और कितना इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए अब देखते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। फर्स्ट एडवांटेजेस और मेरिट्स, ठीक है। रिडक्शन इन वर्किंग बर्डन, ठीक है, जैसे हमने सेंट्रलाइजेशन में पढ़ा था कि पावर फ्यू हैंड्स में होती है एंड उनके पास ही क्या है, सारा वर्कलोड होता है कि कैसे पॉलिसीज़ बनानी है, क्या प्लानिंग करनी है, ठीक है, और डिसीज़न कैसे लेने हैं हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि बर्डन ज़्यादा होता है कि, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का ये एडवांटेज है कि हर एक डिपार्टमेंट का अलग डिपार्टमेंटल हेड है, तो उसने अपने डिपार्टमेंट की जो भी डिसीज़न मेकिंग है, प्लानिंग है, अपने अकॉर्डिंगली करनी होती है। तो इसमें क्या है कि ज़्यादा बर्डन नहीं होता, सिर्फ उसने अपने डिपार्टमेंट के बारे में ही जानना है जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड है। उसके बाद है क्विक डिसीजंस, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में भी क्या है, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट डिपार्टमेंटल हेड को एक पावर देती है कि आपने अप टू सम एक्सटेंड, ठीक है, एक लिमिट सेट कर देती है कि उसके लिए डिसीजन मेकिंग आपने खुद करनी है। तो देन क्या है, उनको बार बार अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती डिपार्टमेंटल हेड्स को, ठीक है, कि जो भी उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में कुछ चेंजेस करनी है या सपोज़ कोई किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करना है या कोई डिसीज़न लेना है कुछ भी, तो उसके लिए वो क्या है इजीली अपने अकॉर्डिंगली सिचुएशन के हिसाब से जो है क्विक डिसीजन मेकिंग करते हैं। देन है सूटेबल फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जब क्या है ऑर्गेनाइजेशंस बड़े लेवल पे वर्क करती हैं या और ज़्यादा एक्सपेंशन करना चाहती हैं, तो उस केस में डिसेंट्रलाइजेशन बेस्ट है। देन मोटिवेशन टू सबॉर्डिनेट्स, जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके लिए मोटिवेशन कैसे है कि जब उनको टास्क दिया जाता है या उनको अथॉरिटी दी जाती है कोई भी वर्क करने की, ठीक है, तो देन क्या है उनमें भी क्या है काम करने के लिए जो वो इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है, उसमें उनको क्या है एक पॉजिटिवनेस मिलती है एंड देन क्या है वो मोटिवेट होते हैं अपने आप को, वो भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा मानते हैं एंड देन क्या है उनका भी जो माइंडसेट है वो क्या है पॉजिटिव हो जाता है अपने सुपीरियर के लिए, ठीक है, क्योंकि एक सबॉर्डिनेट है, ठीक है, जो या एम्प्लॉयज़ ही हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो अगर क्या है उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड होती है या उनको पावर दी जाती है कोई भी डिसीज़न लेने की, ठीक है, सो उसके लिए क्या है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो क्या है उनमें इनकरेजमेंट आती है और ज़्यादा मोटिवेट होकर वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। देन एफिशिएंट सुपरविजन, अब जैसे हर एक डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट का अपना डिपार्टमेंटल हेड है, तो देन वो अपने डिपार्टमेंट को इजीली अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। चाहे अगर हम ये कहें कि सपोज़ ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक मैनेजर है वो 100 एम्प्लॉयज़ को देख रहा है तो वहाँ पे कंट्रोलिंग इफ़ेक्टिव नहीं होगी। अगर क्या है हम ये कह सकते हैं कि अगर 25 एंड 25 एम्प्लॉयज़ हर एक मतलब ग्रुप में जो है वो डिवाइडेड है एंड देन उसका एक डिपार्टमेंटल हेड है, तो देन हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो सुपरविज़न है वो इजीली और अच्छे तरीके से हो सकती है, ठीक। तो उसके बाद है पॉइंट डेवलपिंग मैनेजरियल टैलेंट, ये कैसे डेवलप होता है कि मैनेजर्स जो हैं जब उनको पावर दे दी कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली खुद डिसीजन मेकिंग करनी है, जैसी भी सिचुएशन आए, ठीक है, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बार बार टॉप लेवल मैनेजमेंट की नहीं करनी, ठीक है, तो ना ही उनसे जो है कि बार बार परमिशन के लिए आपने जाना है या वो मैनेजर जो है वो ये कहे कि अब ऐसी सिचुएशन आ गई अब मैं क्या करूं, ठीक है। अब इसमें क्या है जो डिपार्टमेंटल हेड हैं उनको ही क्या है एक
एब्सोल्यूट पावर दे दी है कि आपने ही अपने डिपार्टमेंट को संभालना है जैसे भी करके, ठीक है, अच्छे से जो भी कंट्रोलिंग है आपने करनी है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि जो मैनेजर्स हैं या वो डिपार्टमेंटल हेड हैं, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस खुद क्या है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अगर जैसी भी कंडीशन हो उसमें खुद डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो देन क्या है उनकी खुद की डेवलपमेंट भी होती है, क्योंकि उनको पता चलता है कि किस तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं और उनमें कैसे वर्क करना है। तो जब वो ऐसे सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करते हैं तो देन उनकी खुद की ग्रोथ होती है, उनका खुद का टैलेंट ऑफ हम ये कह सकते हैं कंट्रोलिंग, या फिर उनकी जो स्किल्स है रिगार्डिंग टू कंट्रोल द एम्प्लॉयज़ और फॉर मेकिंग स्मूथ वर्किंग कंडीशंस, तो उसके लिए क्या है उनकी खुद की बेटरमेंट होती है, राइट। तो ये तो थे एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखते हैं डीमेरिट्स कौन से हैं, ठीक है, डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स। फर्स्ट इज़ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी कैसे है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अपना हेड है, वो जो भी डिपार्टमेंटल हेड है वो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, क्योंकि हर एक बंदा अगर हम ये कहें कि सेम वर्क करता है ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, हर एक जो मैनेजर है उसका वे ऑफ मैनेजिंग द थिंग्स डिफरेंट होगा, ठीक। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी नहीं आती कि जो भी काम हुआ है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट हैं तो पांचों के पांचों डिपार्टमेंट्स का जो वर्क है या द वे ऑफ डूइंग वर्क है वो सिमिलर नहीं हो सकता, ठीक है, वो डिफरेंट होगा। तो यूनिफॉर्मिटी वहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि हर एक मैनेजर का काम करवाने का तरीका अलग है, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने मैनेज करना है अपने डिपार्टमेंट को वो तरीका अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती, हर एक डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है। उसके बाद है प्रॉब्लम कंसर्निंग कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड जो है ये प्रॉब्लम कंसर्निंग कंट्रोल, तो इसमें बेसिकली ये आएगा कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो डिपार्टमेंट्स बने हैं उन डिपार्टमेंट्स में जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समटाइम क्या होता है जब एब्सोल्यूट पावर दे दी जाती है मैनेजर्स को कि आपने ओवरऑल अपनी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको संभालना है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है कंट्रोलिंग के चक्कर में या अपना ज़्यादा प्रभाव दिखाने के लिए क्या है ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है समटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए जो है बुरा असर पड़ता है, ठीक। तो क्या है कि ये चीज़ होनी जो है वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि समटाइम क्या है जो मैनेजर्स हैं या जिसको भी मैनेजमेंट जो है एब्सोल्यूट पावर देती है कोई भी काम करने की, तो वो उसका क्या है गलत यूज़ करना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए भी जो है ये डिसएडवांटेज बनता है डिसेंट्रलाइजेशन का। देन है हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट क्यों है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के लिए आप क्या है कुछ जो सुपीरियर जो पर्टिकुलर आप डिपार्टमेंटल हेड चुनोगे, एक्सपर्ट चुनोगे, उसको आप गुड सैलरी भी प्रोवाइड करोगे, अच्छी सैलरी दोगे, ठीक है, अच्छा इंसेंटिव दोगे, ठीक है। तो देन इससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती है। देन नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ये पता ही है हमें कि सेंट्रलाइजेशन जो है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेटर है एंड डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो लार्ज लेवल पे जो बड़े लेवल पे वर्क होता है, बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जिनमें क्या है एक्सपेंशन के ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही डिसेंट्रलाइजेशन बेस्ट होती है, राइट। उसके बाद है लिमिटेड यूज़फुल इन एमरजेंसी कंडीशंस, क्योंकि देखो जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं ना उनको कुछ लिमिट्स तक ही डिसीज़न लेने की पावर होती है, ठीक है। तो अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके बारे में पता ही नहीं था एंड जब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लानिंग करी थी, ठीक है, जब क्या है पावर्स दी थी डिपार्टमेंटल हेड्स को, तब ये सोचा ही नहीं या मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगाया कि इस तरीके की भी कोई इमरजेंसी कंडीशंस आ सकती हैं, तो उनमें आपने कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो क्या है कि आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। नेचुरली अगर हम बिज़नेस एनवायरनमेंट की बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को बिगाड़ सकते हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। तो उस केस में क्या है जब मैनेजर्स जो हैं डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी कोई केस आ जाता है या ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, कुछ मतलब एडवर्स सर्कमस्टांसेस खड़े हो जाते हैं, तो उस टाइम पे वहाँ पे वो डिसीज़न मेकिंग ईजीली नहीं कर पाते,
ठीक है, क्योंकि उनके पास ये एक पावर ही नहीं है कि मतलब उस सिचुएशन में उन्होंने कैसे स्टैंड होना है या किस तरीके से डिसीजन लेने हैं। तो उसके लिए क्या है, अप्रूवल किसकी चाहिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट की। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की अप्रूवल चाहिए। देन क्या होगा, जब वो बात टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचेगी, देन उसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट उसके ऊपर वर्क करेगी, प्लानिंग करेगी, देन जाके एंड रिजल्ट निकलेगा। तो एक तो वो उस डिसीज़न के लिए भी डिले हो जाएगा। देन जो इमरजेंसी आई है उसमें क्या करना था, ठीक है, सो दैट कि उस पर्टिकुलर चैलेंज से निपटा जा सके। तो अगर क्या है, सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ही डिसीज़न लेना है तो उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने मुश्किल हो जाते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ एफिशिएंट पर्सनेल। ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली जो है एक सिस्टम में रखने के लिए एक गुड जो पर्सनेल है या गुड, अब हम ये कह सकते हैं कि एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, डिपार्टमेंटल हेड्स की ज़रूरत होती है, अच्छे मैनेजर्स की ज़रूरत होती है जो क्या है अपने डिपार्टमेंट को एक अच्छी वर्किंग कंडीशन के साथ उसको मैनेज कर सकें, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कर सकें, एक सिस्टम में बांध के रखें सो दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों। बट क्या है कि इस केस में क्या होता है कि अगर एफिशिएंट पर्सनेल, ठीक है, अवेलेबल ना हो, या मतलब उनके पास ऐसी स्किल्स नहीं है कि वो उस अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से संभाल पाएँ, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ, ठीक है, तो उस केस में क्या है, डिपार्टमेंटेशन या डिसेंट्रलाइजेशन कहीं ना कहीं लैक करती है, राइट। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स सारे क्लियर हो गए होंगे। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो क्वेश्चन कौन सा है। जिस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता रही थी वो क्वेश्चन कौन सा है, इफ़ वी डेलीगेट द अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई बाय 2, इफ़ वी डिसेंट्रलाइज्ड इट वी मल्टीप्लाई इट बाय मैनी। कमेंट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ना, चाहे वो शॉर्ट हैं चाहे लॉन्ग है, जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन फिर भी क्या है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में आएंगे और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तब इसका अब क्या मतलब है, देखिए इसमें ये कहा गया है कि अगर हम क्या है, मतलब अथॉरिटी की अगर यहाँ पे बात हो रही है कि इफ़ वी डेलीगेट द अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई बाय 2, इसका ये मतलब है कि जब अथॉरिटी डेलीगेट होती है, ठीक है, तो वो कौन डेलीगेट करता है, सुपीरियर, ठीक है, अपने सबॉर्डिनेट को। तो मतलब दो जने आ गए, ठीक है, एक जो है क्या है, टास्क दे रहा है अपने दूसरे पर्सन को, ठीक है, जो देने वाला है वो सुपीरियर है, जो टास्क को एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन है, सबॉर्डिनेट, ठीक है। 2 पर्सन्स आ गए तो इसमें 2 की इन्वॉल्वमेंट है, तो देन इसलिए इसको बोला गया है कि इट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू ग्रांटिंग अथॉरिटी बाय 1 इंडिविजुअल, ठीक है, कौन दे रहा है अथॉरिटी, एक इंडिविजुअल टू अनदर, सुपीरियर दे रहा है सबॉर्डिनेट को, राइट। डेलीगेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग टास्क एंड अथॉरिटी बिटवीन मैनेजर एंड सबॉर्डिनेट, ठीक है। तो दो जने हैं इसमें, ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 पर्सन्स इन्वॉल्व हैं इसमें, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर टास्क है वो परफॉर्म करना है, और वो कैसे परफॉर्म होना है, जब एक पर्सन अथॉरिटी दे रहा है दूसरे को वो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने की, राइट। उसके बाद क्या है, वी डिसेंट्रलाइज्ड इट देन वी मल्टीप्लाई इट बाय मैनी, तो इसमें क्या आएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि पावर्स जो है वो फ्यू हैंड्स की बजाय क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के पास होती है कोई भी टास्क को परफॉर्म करने की, राइट। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, सारे लेवल्स पे, ठीक है, एंड इन ऑल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजर्स एट मिडल लेवल एंड लोअर लेवल आर ग्रांटेड द अथॉरिटी फॉर
टेकिंग डिसीजंस ऑन टास्क असाइंड टू देम, जो टास्क उनको दिए गए हैं उसके लिए क्या है उनको पावर दी गई है डिसीजन मेकिंग की। उन्होंने क्या है अपने लेवल्स के अकॉर्डिंगली जो डिपार्टमेंट्स उनको मिले हुए हैं उसके हिसाब से उन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जब लोअर लेवल या मिडल लेवल मैनेजर्स को क्या है डिसीजन मेकिंग पावर्स सौंपती हैं कि आपने अपने अपने डिपार्टमेंट्स को संभालना है एंड देन डिसीजन मेकिंग खुद करनी है, इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेने हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। ठीक है, हर एक चीज़ उनको बताई जाती है, देन वो क्या है उस लिमिट्स में क्या है अपने जो भी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं जो उनके अंडर वर्क करते हैं उनको कंट्रोल करते हैं एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्पफुल है। राइट, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाती रहूँगी, स्टेटमेंट वाले भी। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ ना, अब ये क्वेश्चंस सारे ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन ये क्वेश्चंस मैं इसीलिए आपको करवा रही हूँ। ठीक है, देखिए अगर जैसे मैं एक एक टॉपिक करके आपको करवाती तो शायद आपको भी मुश्किल हो जाती कि किस तरीके से क्वेश्चन लिखना है। तो 3-4 बच्चों के मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आए, बच्चों ने बोला कि मैम किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने थोड़ा सा तरीका अपना चेंज किया है आपको पढ़ाने का। अब मैं आपको क्वेश्चन वाइज ही पढ़ाया करूँगी, उसके बाद आपको जैसे ये पता चल जाएगा कि उस क्वेश्चन में कौन कौन से हमने टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। तो इसके साथ क्या है फुल फ्लेज क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा आपका एंड देन हमारे टॉपिक्स भी सिलेबस के अकॉर्डिंगली कवर हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप चैनल पर नए हैं बेल आइकन को प्रेस करना सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको चैप्टर के एक और 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, कि मतलब टॉपिक्स थे हमारे तो किस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा उसके बारे में भी आपको बताऊंगी एंड देन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एज़ यूजुअल जैसे हम एंड ऑफ द चैप्टर करते ही हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस ना, तो आपने फर्स्टली क्या करना है, पहले जब आपने मीनिंग लिखना है तो देन सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग 2-3 लाइंस में आप लिख देना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने प्रीवियसली इसके बारे में पढ़ा है और प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग बहुत ही अच्छे से कवर किया है। आई होप आपको समझ आ भी गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिर्फ स्टार्ट कर रही हूँ डिफरेंसेस को। ठीक है, कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं उसके मेन पॉइंट्स यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, लिखे हैं। ठीक है, एंड ये भी आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं। जैसे देखिए फर्स्ट है सेंट्रलाइजेशन में मीनिंग व्हेन डिसीजंस मेकिंग कैपेबिलिटी रेस्ट विद द टॉप लेवल ओनली। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ जब टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही क्या है डिसीजन मेकिंग पावर है। ठीक है, तो मतलब क्या है वो हमारी सेंट्रलाइजेशन है जिसमें क्या है कि ओनली एंड ओनली टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करती है। अपने सारे के सारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे उसकी मैनेजमेंट हो, चाहे कोई पॉलिसी बनानी है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, या सपोज वर्किंग कंडीशंस को लेके है, या ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होने वाले फंक्शंस हैं, तो सारे से जितने भी पर्टिकुलर फंक्शंस हैं या जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए जो डिसीजन मेकिंग है वो कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली। ठीक है, तो ये क्या है सेंट्रलाइजेशन। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ डेलीगेटेड अक्रॉस मल्टीपल लेवल्स। ठीक है, मल्टीपल लेवल्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, या डिफरेंट लेवल्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। ठीक है, 3 लेवल्स हैं।
सेंट्रलाइजेशन में क्या है कि ओनली टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करती है, लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो देन क्या है, जो अथॉरिटी है वो डिवाइड हो जाती है अमंग अदर डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंटल हेड हैं वो डिसीजन लेते हैं अपने डिपार्टमेंट्स के जो भी फंक्शनिंग है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, जैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली। तो अगर ऐसे ही क्या है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में है तो अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंटल हेड, जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड है वो अपने डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग के लिए, उसकी एक्टिविटीज़ के लिए जो पॉलिसीज़ या जो टेक्निक्स, जो मेथड्स उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में होने चाहिए काम को पूरा करने के लिए, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, कुछ एक लिमिट सेट कर देती है कि अप टू दैट लिमिट आपने ही डिसीजन मेकिंग करनी है। अगर इन केस कोई इमरजेंसी आ जाती है या कोई ऐसी एडवर्स सिचुएशन आ जाती है तो उसके लिए आप हमें जो है अप्रोच करोगे, ठीक। देन क्या है आगे, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। सेंट्रलाइजेशन में इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है, ठीक है, ये क्या है, इट फोकसेस ऑन वर्टिकल फ्लो, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट, टॉप लेवल से लेके बॉटम तक, मतलब लोअर लेवल तक, इस तरीके से जो भी ऑर्डर्स हैं या जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो दी जाती हैं, ठीक है, काम को परफॉर्म करने के लिए। एंड जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए वो क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही आगे जो है फ्लो करती है टू दी लोअर लेवल मैनेजमेंट तक, ठीक है, या फिर वर्कर्स तक। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, इन दिस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ ओपन एंड फ्री, ठीक है। क्यों है ऐसे, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और डिपार्टमेंट्स भी आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो जिस भी डिपार्टमेंट को या जिस भी डिपार्टमेंट के किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल के साथ कोई काम है, ठीक है, या वो वर्क से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो क्या है कि फ्रीली वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन जो है या ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, ठीक। देन है आगे आइडियल फॉर, ठीक है, जो सेंट्रलाइजेशन है वो किसके लिए सही है, जैसे हमने मीनिंग में भी पढ़ा था कि स्मॉल स्केल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या है एक लिमिटेड कंट्रोल की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन जो है वो परफेक्ट होती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें डिसेंट्रलाइजेशन, तो डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ पे अच्छी है, कहाँ पे सही है, लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। उसके बाद है स्पीड ऑफ डिसीजंस। सेंट्रलाइजेशन में क्या है कि द डिसीजंस आर टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द स्पीड ऑफ डिसीजन इज़ स्लो। ये क्यों स्लो है, क्योंकि सभी के सभी जो भी इंडिविजुअल्स या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके जो भी पैरामीटर्स हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, रिलेटेड टू ईच एंड एवरी एक्टिविटी डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ एक ही बंदा कर रहा है या फिर जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो फ्यू हैंड्स में है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि ज़्यादा टाइम लगता है इंफॉर्मेशन पहले गैदर करने में, देन प्लानिंग करने में, फिर कहीं जाके क्या है डिसाइड होता है कि क्या करना है और हमारा न्यू प्रोजेक्ट क्या है, या जिस भी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही होती है तो उसका प्रोसेस जो होता है थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि एक ही बंदा वहाँ पे जो है डिसीज़न ले रहा होता है अपनी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे क्या कहती है कि डिसीजंस आर टेकन बाय द डिपार्टमेंटल हेड्स, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ डिसीजंस आर फास्टर, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंटल हेड है वो अपने डिपार्टमेंट की जो भी फंक्शनिंग है, अपने डिपार्टमेंट के फंक्शंस, या उसको ये पता है कि उसके डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, कैसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, किस तरीके की सिचुएशन आ सकती है, ठीक है, हर एक चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं, सबके बारे में उसको इजीली पता होता है। एंड देन वो अपने डिपार्टमेंट के लिए डिसीज़न जो है वो ले सकता है। तो देन उस टाइप के डिसीजंस जो होते हैं वो क्या है कुछ थोड़े फास्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेंट्रलाइजेशन, ठीक। देन है पीपल, ओनली फ्यू पीपल्स आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा ही है कि सेंट्रलाइजेशन में क्या आता है, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, या तो सिर्फ एक हेड होता है जो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है या उसके लिए जो भी डिसीजन मेकिंग करता है, या कुछ फ्यू हैंड्स में क्या है डिसीजन मेकिंग पावर होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे क्या कहती है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे होते हैं डिसीजन लेने के लिए,
ठीक है, क्योंकि जब डिसेंट्रलाइजेशन होती है देन क्या है, वर्क को डिवाइड किया जाता है, ठीक है, डिपार्टमेंट्स बनते हैं, डिपार्टमेंट के आगे डिपार्टमेंटल हेड्स रखे जाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जो अथॉरिटी है वो काफ़ी लोगों में बंट जाती है, ठीक है, डिसीज़न मेकिंग की। सो क्या है कि इसमें क्या है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो अपने डिपार्टमेंट के लिए खुद डिसीजंस लेते हैं। उसके बाद है मोटिवेशन, नॉर्मल मोटिवेशन, बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या आएगा, मोटिवेशन इज़ हाई। ऐसा क्यों है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन ले रही है, कोई भी चैलेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर रही है, अपने इंडिविजुअल्स को, एम्प्लॉयज़ को गाइड कर रही है कि आपको ने किस तरीके से काम करना है। तो देन जो एम्प्लॉयज़ हैं एज इट इज़ वो काम करते हैं, ठीक है, सिंपल, जैसे उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आके जैसे भी रूटीन बेसिस जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करते हैं। तो मोटिवेशन वहाँ पे क्या है, नॉर्मल रेंज में रहती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे मोटिवेशन हाई कैसे है, क्योंकि यहाँ पे हर एक बंदा जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है, उसमें क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास है, अथॉरिटी डेलीगेट हो रही है काम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हैं, उसके आगे डिपार्टमेंटल हेड्स है, असिस्टेंट्स हैं, चाहे जो वर्कर या एम्प्लॉयज़ भी है, ठीक है, वो भी क्या है, अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने डिपार्टमेंट की बेटरमेंट के लिए और अच्छा वर्क करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब उनको कुछ चैलेंजेस या फिर न्यू वर्क या न्यू टास्क उनको दिए जाते हैं विद अथॉरिटी, तो देन क्या है, वो और ज़्यादा मोटिवेट होकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं। उसके बाद है बर्डन, ओनली वन ग्रुप इज़ कैरिंग द बर्डन, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है या जो भी पर्सन डिसीज़न ले रहा है या कुछ पर्सन जो है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस ले रहे हैं, तो देन उनके लिए ये बर्डन हो जाता है, ओवर बर्डन हो जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने ही संभालना है। तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बर्डन जो होता है वो शेयर हो जाता है, ठीक है, अमंग ऑल दी डिपार्टमेंट्स। तो अपने अपने डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंटल हेड हैं, ठीक है, वो अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग करते हैं या अपने काम को जो है वो सेपरेटली परफॉर्म करते हैं। तो इससे क्या है कि ओवर बर्डन नहीं होता, ठीक है, जितना उनका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, जो भी उस डिपार्टमेंट में फंक्शंस है, अकॉर्डिंगली दे आर वर्किंग, राइट। देन है कन्फ्लिक्ट, देयर इज़ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट इन डिसीजन, क्योंकि एक ही बंदा डिसीजन ले रहा है, किसी दूसरे बंदे की राय नहीं आ रही है इसमें, या मतलब कोई और इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे इकट्ठी नहीं हो रही है, तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। एक ही पर्सन जो है उसको पता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, क्या पर्टिकुलर मोटिव है, किसके लिए हम वर्क कर रहे हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सब कुछ क्लियर कट उसको पता है। लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल हेड्स। तो देन टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए भी थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है कि जब मेजर डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो इन्फॉर्मेशन गैदर करने में या सपोज सम टाइम पॉलिसीज़ बनाने में, मतलब ऐसी कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे क्या है कि कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, ठीक है। सम टाइम एक डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग आ गई, दूसरी की नहीं आई, या फाइल्स वर्क जो है वो प्रॉपरली नहीं हुआ है, तो ठीक है, ऐसी सिचुएशंस में क्या आता है, जैसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो इसमें कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो होते रहते हैं, ठीक है। सो जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसका ये छोटा सा ड्रॉबैक भी है, बट अगर सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या है कि कन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं एंड देन ये कहीं ना कहीं अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता है, राइट। हाँ जी, देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल है। डेलीगेशन क्या है, अंडर इट द सुपीरियर असाइन अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट एंड दिस इन्वॉल्व ओनली 2 persons, ठीक है। अब डेलीगेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं किसी को काम करने की, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि टास्क देते हैं, ठीक है, सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कोई भी टास्क देता है परफॉर्म करने के लिए, उसको अथॉरिटी देता है अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है, कि आपने ये पर्टिकुलर वर्क इतने टाइम लिमिट तक करना है एंड सो ऑन, ठीक। तो उसमें क्या है, 2 पर्सन आ गए, एक जो है डेलीगेटर जो अथॉरिटी दे रहा है, दूसरा कौन है जो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक, जैसे सबॉर्डिनेट। उसके बाद क्या है, अंडर इट टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइन, डिसेंट्रलाइजेशन में देखिए, अंडर इट टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइन अथॉरिटी टू लोअर लेवल मैनेजर्स, दस इट
इन्वॉल्व्स द होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ गए तो डिपार्टमेंटेशन कर दी। एंड क्या है डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे, ठीक है, मैनेज करेंगे उनको। उसके बाद है डेलीगेशन में कंट्रोल इज़ इन द हैंड ऑफ वन हु डेलीगेट द अथॉरिटी। जो अथॉरिटी दे रहा है तो फुल फ्लेज कंट्रोल भी उसी के पास होगा। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन टॉप मैनेजर्स हैव लेस कंट्रोल एंड सुपरविजन, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया आगे अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको जो सपोज जैसे अथॉरिटीज़ हैं या अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस वो आगे क्या है दे दिए अपने डिपार्टमेंटल हेड्स को। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए जब वो डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो देन क्या है कि बर्डन जो है वो कम हो जाता है, ठीक, एंड जो कंट्रोल होता है वो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से या उनके लिए क्या है थोड़ा सा लेस हो जाता है। आगे है डेलीगेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन बी विदड्रॉन एट एनी टाइम ईजीली, ठीक है, किसी से भी आप अगर आप किसी को डेलीगेट कर रहे हो, कोई अथॉरिटी आप दे रहे हो तो आप उनसे वापस भी ले सकते हो। बट क्या है डिसेंट्रलाइजेशन में वंस अडॉप्टेड देन द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है, एक बार ही डिपार्टमेंट बना दिया या नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में आपने वर्क को डिवाइड कर दिया तो उसको आप इजीली कवर अप नहीं कर सकते या उसको इजीली आप दोबारा ख़त्म नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, ठीक है। तो क्या है डिसेंट्रलाइजेशन बहुत सोच समझ के ध्यान से करनी चाहिए। उसके बाद है डेलीगेशन में क्या आएगा, अथॉरिटी इज़ ट्रांसफ़र टू द लिमिटेड एक्सटेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई मैनेजर या सपोज बॉस अपने सबॉर्डिनेट को कोई अथॉरिटी दे रहा है काम करने की तो उसके लिए एक लिमिट सेट करता है कि अप टू दैट एक्सटेंट यू हैव टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क एंड यू कैन टेक द डिसीजंस, ठीक है, तो वो एक लिमिट सेट होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, इट्स स्कोप इज़ वाइडर, तो इसमें क्या है इसका स्कोप बड़ा है क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो अपने हिसाब से वर्क करेगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्लेन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, ठीक है, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, और मैं यहाँ पे आपको बहुत ही इजीली इसका मीनिंग समझाऊंगी एंड आपको एग्जांपल दूंगी, ध्यान से सुनना। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे कि अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट होती है लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो डेलीगेट नहीं होती, ठीक है, यही चीज़ हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, एक जिम्मेवार, एक आंसरेबिलिटी, ठीक है, तो वो कैसे है, कहते अ पर्सन हु डेलीगेट अथॉरिटी रिमेन अकाउंटेबल टू हिज बॉस फॉर द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। सपोज मैंने आपको कोई वर्क दिया करने के लिए, ठीक है, वी आर इन द ऑर्गेनाइजेशन, और आप आगे वर्क अपने सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है जी, मैंने आपको अथॉरिटी दे दी काम करने की, अब आप ही अकाउंटेबल हो कि जो पर्टिकुलर अथॉरिटी मैंने दी है आपको, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर ऑफ अ कंप्यूटर कंपनी, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर को क्या है कहते हैं कि टू अचीव द टारगेट ऑफ 150 कंप्यूटर्स पर डे, ठीक है, कि उन्होंने क्या करना है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है कंप्यूटर का, क्या बोला गया है कि जो हमारे डायरेक्टर हैं कंप्यूटर कंपनी के वो कहते हैं कि 150 कंप्यूटर जो है वो एक दिन में बनना चाहिए, ठीक है। तो आगे प्रोडक्शन मैनेजर जी क्या कर रहे हैं, वो आगे डेलीगेट कर रहे हैं अथॉरिटी किसको, अपने 5 फोरमैन्स को, ठीक है, फोरमैन को, जो क्या है आगे एक्चुअल में वर्क परफॉर्म करवाएंगे अपने वर्कर्स से, ठीक है जी। अब क्या हुआ, पांचों के पांचों को काम दे दिया, टास्क दे दिया, ठीक है, करने के लिए। अब क्या है जो टारगेट है वो 2 बंदों से कंप्लीट नहीं हुआ, 2 फोरमैन जो थे उन्होंने मतलब वो टारगेट कंप्लीट नहीं किया, ठीक। अब प्रोडक्शन मैनेजर जी बैठ गए मुंह बना के,
क्यों बैठे हैं मुंह बना के? क्योंकि अब वही रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि उनको टारगेट मिला था बाय द डायरेक्टर ऑफ कंप्यूटर कंपनी, ठीक है, उनको ही ये टारगेट दिया गया था, ठीक है, उनको ही डेलीगेट हुई थी अथॉरिटी कि आपने काम करवाना है। लेकिन क्या हुआ कि उनके नीचे जो फोरमैन थे, 2 फोरमैन, उन्होंने टारगेट अचीव किया ही नहीं। तो टोटली रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? प्रोडक्शन मैनेजर्स, ठीक है जी। तो आई होप आपको बहुत ही ईजीली ये समझ आ गया होगा। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ईजीली अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है जी। अब देखते हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इस चैप्टर के, देन उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है, किससे रिलेटेड है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस से, ठीक है। तो कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चलिए देखते हैं। डिफाइन डेलीगेशन, डेलीगेशन के बारे में बताना है इन शॉर्ट, राइट। देन डिस्कस इन ब्रीफ द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा, जैसे सपोज जब ये क्वेश्चन आएगा आपको तो आपने डेलीगेशन का मीनिंग देना है, देन उसके बाद एलिमेंट्स जो है उसको कवर करना है। उसके बाद है व्हाट इज़ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग, डेफिनेशन दे देना इसमें, एग्जाम्पल। उसके बाद है डेलीगेशन इज़ अ की एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हाउ, ठीक है, वो कैसे है, सेम वही इसमें भी जो डेलीगेशन का प्रोसेस है वो आ जाएगा। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट अकाउंटेबिलिटी नॉट, हाउ, अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है, और ये एग्ज़ाम्स में भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है इफ़ वी डेलीगेट द अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इफ़ वी डिसेंट्रलाइज इट वी मल्टीप्लाई इट बाय मैनी, कमेंट, ठीक है। अब इसमें आपने क्या लिखना है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है, कि अगर हम क्या है अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं इट मीन्स इट मल्टीप्लाई बाय 2, क्यों? क्योंकि एक अथॉरिटी दे रहा है एंड दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। एंड दूसरी साइड क्या है कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो देन इसमें क्या है कि इट इज़ मल्टीप्लाई बाय मैनी, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, वर्क जो है डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू दी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्किल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू दैट इसमें आपने आंसर देना है, ठीक है जी। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बस सारे के सारे टॉपिक्स ही ऑर्गेनाइजिंग के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को खास ध्यान देना है आपने, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सो आई होप आपको ये पूरे का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।